हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत में प्राकृतिक वनस्पतियां से संबंधित 24 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भारत के भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ठीक है, किससे, कहाँ पर मिलता है, बातें हो रही, ठीक है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, कहाँ मिलता है, तो आरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी जो श्रृंखलाओं में, या फिर विंध्याचल पर्वतमाला में। तो आप इसे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बातें भोजपत्र वृक्ष मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, आप देख सकते हैं हिमालय में। कहाँ मिलते हैं, तो हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, भोजपत्र यानी कि बर्च वृक्ष जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है, और इस वृक्ष का जो सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाला छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। और यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। ऑप्शन है साल का, खैर का, बबूल का और साजा का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कत्था बनाने के लिए यहाँ पर खैर का जो वृक्ष का प्रयोग यानी उस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि कत्था यानी खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, और खैर वृक्ष भारत में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक जो कि बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है कि पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, या उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पनपति वन, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात है कि भारत में, ठीक है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे अधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे, तो उष्णकटिबंधीय जो कि आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बातें हो रही कि उष्णकटिबंधीय जो कि शुष्क पनपत्ती पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो कि आर्द्र पनपत्ती वन वह दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, ठीक है। और देख सकते हैं कि सागौन तथा साल जो कि उष्णकटिबंधीय पनपाती या पतझड़ी शुष्क एवं आर्द्र दोनों देख सकते हैं कि वन के महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, और कुछ बातें बताई जा रही हैं, इसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है, कि भारत वन स्थिति 2019 के एक अनुसार बताया जा रहा है कि आर्द्र जो कि शीतोष्ण जो कि 2.66% क्षेत्र में है, और उपोष्ण जो कि शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्र में है, और उष्णकटिबंधीय जो कि आर्द्र पर्णपाती वन देख सकते हैं कि 17.65% पर है, एवं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन देख सकते हैं कि 2.61% क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पतियां में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है तापमान में गिरावट से, वर्षा में बदलाव से, मिट्टी का अणु जो उपजाऊ होना, या फिर तेज हवा, ठीक है। तो सही उत्तर आप दीजिए। ऑप्शन 1 है, में देख सकते हैं कि 1 2 3 है, बी में 2 3 4 हैं, और सी में 1 3 4 हैं, या फिर डी में जो कि 1 2 4 है, या ई में इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पतियां में परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहला बातें हो रही है कि तापमान में गिरावट के कारण, ठीक है, और वर्षा में बदलाव से, और
मिट्टी का जो कि अनुपयुक्त होना, ठीक है। तो ये तमाम तीनों बातें आपके सही है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमालय की जो पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, ठीक है, और देख सकते हैं कि साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। दोस्तों देख सकते हैं कि इस परिवर्तन के प्रमुख कारण ऊंचाई, तापमान में गिरावट और वर्षा में परिवर्तन और मिट्टी का अनुपयुक्त उपजाऊ होना, ठीक है, और वायुमंडलीय दबाव का कम होना और हवा का हल्का होना, ये तमाम बातें शामिल है, ठीक है। इससे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे लिखा गया कि इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ जो कि भू क्षेत्र का कम होना और जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन, देख सकते हैं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, ठीक है, यानी कि पूर्व की तुलना में पश्चिम की बातें हो रही है, ठीक है। तो अधिक होता है, कम होता है, वैसाई होता है या फिर असंबंधित होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूर्वी हिमालय की तुलना में जो कि ट्री लाइन, ठीक है, इस प्रकार से बातें हो रही है, ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो आप इसके आंसर देख सकते हैं, कैसा होता है, तो कम होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ट्री लाइन यानी कि वृक्ष रेखा का पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते, ठीक है। देख सकते हैं कि पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान देख सकते हैं 3600 से लेकर 3800 मीटर तक होता है, जबकि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में इसका मान देख सकते हैं घटकर कितना होता है 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है, ठीक है, क्योंकि वर्षा क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, ठीक है, वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक है या फिर आणविक खनिज है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों पश्चिमी हिमालय जो कि संसाधन प्रदेशों के प्रमुख संसाधन क्या है, तो यहाँ के वन है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेशों के प्रमुख संसाधन वन है और इस क्षेत्र में लगभग 65% भूभाग पर वन है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जो टेम्परेचर जोन की बातें हो रही, ठीक है, में निम्नलिखित में से किस एक का वृक्ष बहुमूल्य है, ठीक है। तो चीड़ के, देवदार के, सिल्वर फर के या फिर नीला पाइन के। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बात है कि पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी, शीतोष्ण यानी कि गर्म और ठंडा दोनों, ठीक है, तो बातें हो रही, ठीक है, में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुमूल्य होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसी होती है, तो देवदार के, ठीक है। तो बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय जो कि वन पेटी में देवदार वृक्षों का बहुमूल्य होता है और इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष देख सकते हैं ओक हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया और चेस्टनट हो गया, ठीक है, सीडार और चीड़, ये तमाम वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और यह देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर 8 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना के वृक्ष नहीं उगता, यानी कि वृक्ष नहीं, सिनकोना के जो वृक्ष नहीं उगता, ठीक है, बातें हो रही है। तो असम में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस तरह सिनकोना के वृक्ष नहीं उगते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं उगते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है, कि सिनकोना जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है और भारत में चूँकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र देख सकते हैं कि यहाँ पर असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मेघालय है,
मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तट है। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में सिनकोना के वृक्ष नहीं उगते हैं। ठीक है, जबकि असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, तो बोहिनी बेरीगेटा को, या फिर जेके रांडा मैसोसोफिलिया को, या फिर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, या फिर टेक्टोना ग्रांडिस को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है जंगल की आग किसे कहते हैं, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि ब्यूटिया जो कि मोनोस्पर्मा को जंगल की आग यानी कि देख सकते हैं कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, और इसे ढाक अथवा प्लास के भी नाम से जाना जाता है। प्लास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय जो कि पुष्प घोषित किया गया। दोस्तों ये तमाम जो बातें जो डिस्कशन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और कर्नाटक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है, तो एमपी आपको मध्य प्रदेश को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट बातें 2021 की, ठीक है, इसके अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर झारखंड को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो कि सागौन वन पाया जाता है। ठीक है, तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते। ठीक है, तो कटहल में, गुल्लर में, आर्किड में और फर्न में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर फर्न की बात करें हम तो इसमें फूल नहीं होते। ठीक है, बाकी देख सकते कटहल, गुल्लर और आर्किड इस सभी में फूल देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बात है कि फर्न एक जो कि सावनी पौधा है और ये पौधे बीज रहित होते हैं, यानी कि इसमें बीज नहीं होते हैं और इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एंटीलोप जो कि ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। ठीक है, एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अनुसार आप देख सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट अगर ऑप्शंस एक की बात करें हम तो ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, जबकि चीरू की बात करें ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे कि अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होती है, जबकि चीरू की बात करें तो ठंडे जो कि उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। ठीक है, देख सकते हैं कि टीक जो कि जम्मू एवं कश्मीर पाए जाते हैं, देवदार जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, चंदन जो कि काश जो केरल में पाए जाते हैं, या सुंदरी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो कौन सा एक सुमेलित है, सब बातें यहाँ पर पूछी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर सुंदरी के वृक्ष की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बात है सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। उसी प्रकार से भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और देवदार की बात करें वृक्ष जो कि पश्चिमी हिमालय यानी कि हिमालय का उच्च क्षेत्र में जो कि 1500 मीटर से ऊंचाई तक उगता है। ठीक है, दोस्त देख सकते हैं कि सुंदरी की बात करें तो पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में ज्वारीय वृक्ष है। उसी प्रकार से सिनकोना की बात करें तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों एक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं पूरे 4 ऑप्शंस को यहाँ पर बताने के प्रयास किया हूँ डिस्कशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन एक तरफ से वन के प्रकार हैं और एक तरफ से उनके प्रदेश है, ठीक है। तो आप इसको बताना है, इसको रफली आप एक पेज में आप इसका एक जो है रफ में आप इसके आंसर नोट करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन अगर ए की बात करें हम, तो इधर अगर सूची वन में बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो कि आर्द्र पनपत्ती है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पनपत्ती है, और अल्पाइन है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और अगर सूची अगर दो की बात करें, इधर प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, सह्याद्री है, मध्य गंगा मैदान है और तराई है। तो आप इसका आंसर आप रफली लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों उष्णकटिबंधीय अगर आर्द्र पनपत्ती वन की अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं इसको हम तराई के क्षेत्र में इसको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय शुष्क अगर पनपत्ती वन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर, तो गंगा के जो मैदान में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से अगर अल्पाइन की बात करें हम, तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि सह्याद्री क्षेत्र में देखने को मिलता है, यानी कि पश्चिमी घाट इसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका रफली आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो कि आर्द्र पनपत्ती वन अगर बात करें तो इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कि 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें पाए जाने वाले अगर मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी भाग और बावर और तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर उष्णकटिबंधीय अगर शुष्क पनपत्ती वन की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि 700 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले ये वन मुख्यतः मध्य गंगा से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भी इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, कि यहाँ बातें हो रही अल्पाइन की। अल्पाइन वन की बात है तो ये हिमालय की ऊंचाई वाले भागों में लगभग 3000 से 4900 मीटर जो कि शुष्क अल्पाइन पर पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी में आगे और देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो कि सदाबहार वन की बातें की जा रही है कि इन वनों का विस्तार जो कि पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री और उत्तर पूर्वी जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक जो कि औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिस्कशन के माध्यम से मैंने चारों ऑप्शन को यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सुमेलित करना है। आप देख सकते हैं कि सूची 1 है और सूची 2 है, तो सेम इसके पहले जो मैं आपको बताया उसी के अनुसार इसको आप जो है इसे लगाने के प्रयास करेंगे। एक रफली आप इसके आंसर तैयार कर लें। तो देख सकते हैं सूची 1 में बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन है, और बी में बात शंकुधारी वन है, शंकु जो कि वृक्ष है, और कच्छ वनस्पति है, और पतझड़ वन है। अगर सूची 2 की बात करें तो सुंदर वन है, हिमाचल प्रदेश है, और राजस्थान है, और साइलेंट वैली है। तो आप इसके आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर उष्णकटिबंधीय अगर वन की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं इसके साइलेंट वैली यानी कि देख सकते हैं कि केरल में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से शंकु जो कि वृक्ष की अगर बात करें हम, तो देख सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार से कच्छ अगर वनस्पति की बात करें हम, तो देख सकते हैं सुंदर वन की जो बातें हो रही है, ठीक है। और उसी प्रकार से पतझड़ अगर वन की बात करें हम, तो राजस्थान के जो रेगिस्तान क्षेत्र को देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका रफली आंसर तैयार करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शुल्क युक्त जो कि झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पूर्वी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक और तराई क्षेत्रों में, और पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, कि लंबी जड़ों और नुकीली कांटों और शूल युक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्षों वाले आरक्षित जो कि अवरुद्ध वन की बात करें हम, तो देख सकते हैं कहाँ पर, तो ये पश्चिमी जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो कि कांटेदार वनों से संबंधित है, ठीक है। और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। और पश्चिमी जो आंध्र प्रदेश ऐसा क्षेत्र है, और इन वनों के अन्य क्षेत्र देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम की बात करें पंजाब हो गया,
पश्चिमी जो कि हरियाणा हो गया, मध्यवर्ती हो गया और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी पश्चिमी मध्य प्रदेश और कच्छ एवं सौराष्ट्र के क्षेत्र सीमा जो कि क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार के, चीड़ के, साल के या फिर सागौन के? तो आप इसके आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, देवदार के। ठीक है, देवदार के जो वृक्ष होते हैं समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं देवदार के जो वृक्ष है जो पश्चिमी हिमालय में लगभग जो कि 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, और दिए गए आप देख सकते हैं कि सभी जो विकल्प हैं समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। और इनके अन्य विवरण की बात करें इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर चीड़ की बात करें तो यह हिमालय क्षेत्र में जो कि 900 से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं चीड़ की बातें हो रही है हिमालय के क्षेत्र में जो कि 900 से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। और अगर साल की बात करें हम तो यह मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र और मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में मिलता है। उसी प्रकार से अगर सागौन की बात करें हम तो इसके वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चार ऑप्शन को मैं यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से बताने के प्रयास किया हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण आर्द्र जो कि उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? ठीक है, देख सकते हैं केरल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें हम तो वनों का जो वर्गीकरण है जो कि आर्द्र जो कि उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो कि शुष्क जो पर्णपाती वन या फिर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो कि कौन सी एक जो हिमालय वनस्पतियाँ की जाति नहीं है? ठीक है, तो जूनिपर है, महोगनी है, सिल्वर फर है और स्प्रूस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम महोगनी की बात करें हम तो देख सकते हैं कि ये जो वनस्पतियां हैं जो कि एक हिमालय वनस्पतियां की जाति नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब इसको की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि महोगनी की बात करें हम, ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण जो कि अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष है। ठीक है, और यह वृक्ष जो मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि शेष हिमालय जो कि क्षेत्र में पाए जाने वाली जो कि वृक्ष है और भारत में महोगनी और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहु उद्देश्यीय वृक्ष का एक उदाहरण क्या? शीशम है, ढाक है, यूकेलिप्टस है या फिर खेजड़ी है? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सामाजिक वानिकी में अगर देखा जाए तो जो प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है वो कौन सा? खेजड़ी है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है और खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। उसके बाद जैसे खेजड़ी का उपयोग जो पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके जो कि बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम इसे वरीयता दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीसा जो कि प्राप्त होता है, ठीक है, चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से या ब्रॉन्ज के वृक्ष से या फिर शीशम के वृक्ष से? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों लीसा की बात की जाए, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीड़ के जो वृक्ष से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। आइए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बातें और ठीक है
कि उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाले लीसा का एक महत्वपूर्ण जो कि गैर प्रकाष्ठ वन उपज है, ठीक है। और लीसा से बेरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग कागज़ उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में किया जाता है। दोस्तों इसके आगे और लिखे गए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में लीसा जो कि स्वरोजगार एवं ग्रामीण जो कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, ठीक है, क्या है, तो असम और नागालैंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, या असम और केरल में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति की अगर बात करें हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि असम और केरल के क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस बात की आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बातें हो रही है, ठीक है, कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में, ठीक है। और ये वन पश्चिमी घाटों की अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो कि घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो घने पतझड़ वन जंगल से घिरा हुआ है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस बात की आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय जो कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर बातें करें हम, तो देख सकते हैं कि अगर देखिए जाए तो पतझड़ जो कि वनों का सबसे ज़्यादा अगर विस्तार मध्य प्रदेश और उसके पश्चात आप छत्तीसगढ़ राज्य में लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तमाम अगर देखा जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट जो है हर एक 2 साल पर देखने को मिलता है। तो 21 में आया फिर और 23 में भी आया, ठीक है। तो उसके अनुसार लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखने को प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बातें की जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण है, कैमूर है, गया है, नवादा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 24 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, और जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चल दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।